नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। आप देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड और आज हम बात करेंगे हरियाणा चुनावी राजनीति की एक ऐसी विधानसभा सीट की जिसको लेकर इस बार के चुनावी रण में वाकई में रण हुआ था और इस रण में एक साधारण परिवार के युवा चेहरे ने दो बड़े सियासी राजघरानों के युवराजों को पटकनी दी थी। खूब चर्चाएं हुई और जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा गया और फिर ये जीता गया, हारा गया, उसकी चर्चाएं दशकों तक हरियाणा की राजनीति में होती रहेंगी। तो उस जीत का सेहरा जिन शख्स के सर माथे बंधा था वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बीजेपी के विधायक उचाना कला विधानसभा सीट से देवेंद्र चतुर्भुज अत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सुदेश जी, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बड़ी जीत थी उचाना कला विधानसभा, हॉट सीट थी। वो चुनिंदा सीटें जिन पर सभी की नजरें टिकी थी, ना सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी थी और लग रहा था कि क्या यहां पर घटेगा, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला भी नहीं था, बहुकोणीय मुकाबला यहां पर हो गया था। जब आप चुनाव मैदान में थे, जब आपको जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप इस सीट पर जाकर चुनाव लड़ें, बीजेपी ने आपको टिकट दिया, उस वक्त क्या ख्याल थे आपके, क्या विचार था, क्या अनुभव था आपका, क्या लग रहा था? आज तो आप विधायक बन गए, लेकिन उस वक्त के अगर हम बात करें जहन में क्या चल रहा था? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की को अपनी माँ के समान मानता हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा विश्वास मुझ पर जताया, क्योंकि मैं एक साधारण परिवार का बेटा था और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने मुझे मौका दिया प्रत्याशी के रूप में, वो भी उचाना जैसी हॉट सीट से, जिसकी चर्चा आप अभी बोल भी रहे थे। उचाना हॉट सीट मानते हैं और मुझे वहाँ से मौका दिया, इसके लिए मैं हमेशा आभारी भी रहूँगा। और रही बात चुनाव के दौरान, मैं आई वॉज फुली कॉन्फिडेंट कि मैं, क्योंकि मुझे पता था हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो योजनाएं थी, जो नीतियां थी, उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक काम हमारी सरकार ने किए थे, तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। बल्कि मुझे लगता है कि कुछ हालात चुनाव के दौरान एक दो दिन पहले ऐसे हालात बने, जातिगत वहाँ पे जहर बोया गया कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जाति पाति का जहर बोया गया, जिससे मुझे नुकसान हुआ और जो वोट परसेंटेज मुझे मिलना चाहिए था उसमें मुझे बल्कि नुकसान हुआ है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आपको आया? क्योंकि आप कह रहे हैं कि सरकार ने, पार्टी ने बहुत काम किया था, प्रदेश में पूरा काम किया था, लेकिन ये क्रेडिट तो फिर दुष्यंत चौटाला को भी जा सकता था, जो आपके अपोनेंट थे वहां पर, वो भी क्रेडिट ले सकते थे, उनकी तो जमानत तक नहीं बची। एक्चुअली मेरी जो विधानसभा है वहाँ पे एक बड़ी नेगेटिव जो थी लोगों के बीच में, कि बड़े राजघराने, इनको लोग कहते थे कि भाई मिलने जाते हैं तो मिलने के लिए भी दिल्ली चंडीगढ़ जाना पड़ता था। तो मैं, उनको लगता था कि उन्हें, क्योंकि मेरे फादर साहब ने भी वहाँ बहुत काम किया, लगभग वो 30-35 साल तक समाज सेवा करते रहे, उनका लंबा टाइम वहाँ गुजरा और जो वो वचन करते थे, वचन देते थे, वो वचन निभाते भी थे, जबान के धनी थे और समाज का कोई भी व्यक्ति उनके पास चला गया, उन्होंने कभी किसी को खाली हाथ जाने नहीं दिया। जो काम आते थे उनका कोशिश करते थे कि 100% कराऊँ। 100% तो नहीं हो पाते, लेकिन लोग उनको मानते थे लोग, और उनका बेनिफिट मुझे मिला, क्योंकि मेरे फादर ने जो काम किए, लोगों के बीच में रहे, लोगों को विश्वास था कि भाई ये जो फैमिली है, ये फैमिली जो वादा करेगी। मैंने कहा, लोगों को बताया, क्योंकि लोग तंग थे। लोग इसलिए तंग थे, एक व्यक्ति को, एक आम व्यक्ति को भी 8-10 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते थे उन लोगों से मिलने के लिए, सिर्फ मिलने के लिए, सिर्फ मिलने के लिए। ये मैं खुद नहीं कह रहा ये बात, आप जैसे, क्योंकि आप बहन हो हमारी और पत्रकार हो, तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं, ये तो आप लोग निकाल भी सकते हैं बातें। वहाँ के आम लोगों में चर्चा का विषय थी कि भाई इनसे मिलने के लिए दिल्ली चंडीगढ़ जाना पड़ता था। और क्योंकि बड़े लोग इनको कहते हैं लोग कि वे बड़े राजघराने हैं, राजनीतिक परिवार भी बड़ा है, मैं खुद कहूँगा कि बड़े लोग हैं, तो उनसे मिलने के साथ साथ उनसे बात करने में भी, जैसे मेरे साथ अब लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और कंफर्ट महसूस नहीं होता था। लोगों को बदलाव चाहिए था, लोगों ने बदलाव के रूप में मुझे चुना और मुझे उचाना विधानसभा से सेवा का मौका मिला। मेरे देवतुल्य परिवार ने, उचाना परिवार ने मुझे मौका दिया और मैं निरंतर उनकी सेवाएं भी कर रहा हूँ। तो वहाँ पे लोग बदलाव चाहते थे। बदलाव का सबसे बड़ा कारण ये था कि लोग अनकंफर्टेबल थे, उन्हें आम लोगों के बीच से कोई व्यक्ति चाहिए था, इसलिए मुझे मौका मिला और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वहाँ से प्रत्याशी के रूप में उतारा, तो मेरे लिए गर्व की बात है।
मुझे फक्र है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने मुझे मौका दिया। लेकिन सिर्फ 32 वोटों से जीतना, धड़कनें तो उस वक्त भी आपकी तेज होंगी। आपके अपोनेंट ने फिर आरोप लगाया, मामला कोर्ट में भी है। देखिए, बिल्कुल मामला कोर्ट में, और कोर्ट में अधीन मामले पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि मेरा तो पहला चुनाव था। वो जिन्होंने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा, मेरे सामने चुनाव लड़ा, उस चुनाव में जिसने लड़ा वो 20 साल तक लगातार IAS अधिकारी के रूप में उन्होंने सेवाएं की है, और उनके फादर का भी एक्सपीरियंस है, तो वो जिला निर्वाचन अधिकारी भी रहे होंगे ज़रूर। तो मुझे लगता है कि मेरा तो पहला चुनाव था, और मैं यही कहूँगा कि ऑब्जेक्शंस वगैरह तो वो, बल्कि मेरे को तो इतना नॉलेज भी नहीं है क्योंकि मेरा पहला चुनाव था। उनको ज़्यादा नॉलेज थी, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही जनगणना हुई है। मैं इस विषय पे, क्योंकि कोर्ट में लंबित है मामला, तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना, ना मैं बोलना चाहूँगा इस विषय। हिसार से ही सांसद हैं जयप्रकाश, उन्होंने कहा कि आप बाय डिफॉल्ट MLA बने हैं। देखिए, वो पहले अपनी गिरेबान में झाके, कलायत में उन्हें क्या मिला है और मुझे क्या मिला, उन्हें देख लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि बोलने से पहले उन्हें जो मिला वो एक राजनीतिक परिवार है, और मैं एक साधारण परिवार का बेटा हूँ। वोट परसेंटेज को देखे, उसके बाद तथ्यों पे बात करनी चाहिए। मैं तो एक आम परिवार से हूँ। मेरे फादर, ठीक है, मेरे फादर सामाजिक व्यक्ति रहे हैं, राजनीतिक रूप से भी वो इनेलो में सक्रिय भूमिका में रहे, जिला उपाध्यक्ष रहे, लेकिन मैं देखिए मेरे स्टेटस में और उनके में तो बहुत फर्क है, आप भी मानते हो, क्योंकि वो राजनीतिक परिवार है और मैं एक साधारण परिवार से हूँ। तो मुझे लगता है कि तथ्य पे ही बोलना चाहिए व्यक्ति को, पहले अपने गिरेबान में जाके फिर मेरे लिए बात करे, मैं यही कहूँगा। दुष्यंत चौटाला भी पिछले दिनों ये कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिले हुए थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह को, उनके बेटे को हराना था यहाँ पर, इस सीट पर उनको सबक सिखाना था, और इसलिए वो अंदर खाते बीजेपी के साथ हाथ मिलाए हुए थे। देखिए, लोकतंत्र है। जो निर्दलीय उम्मीदवार उतारे गए कहा उन्होंने वीरेंद्र घुघड़िया को लेकर। देखिए, मुझे लगता है कि वो परिवार, ये सब जो राजनीति है, ये बिल्कुल गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं लोग। लोकतंत्र है, वो बोल सकते हैं, बोले, हर व्यक्ति को अधिकार है बोलने का, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब यही कहूँगा कि जब कोई चुनाव लड़ेगा, इसका मतलब उन परिवारों से पूछ के आए, उन बड़े परिवारों से पूछ के लड़े चुनाव, उनसे पहले हाथ जोड़ के ये पूछे कि परमिशन लेके चुनाव लड़े कि नहीं। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, यहाँ कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। हर व्यक्ति अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है, क्यों नहीं लड़े चुनाव। अब हमने भी उनके साथ काम किया, इसका मतलब हम पूछ के आए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति स्वतंत्र है। के चुनाव में आने से कोई फर्क नहीं पड़ा चुनाव पर। देखिए, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। वीरेंद्र गोगड़िया अभी काफी समय से, लंबे समय से वो मेरा क्लासमेट है वैसे, और हमारे पारिवारिक संबंध भी रहे हैं। हमारे पारिवारिक संबंध है, तो पारिवारिक संबंध अलग चीज है। राजनीति में मेरी आस्था भारतीय जनता पार्टी में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। वो भी ट्राई कर रहे हैं, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। इसका मतलब ये थोड़ा है कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मैं तो कहूँगा कि अच्छी बात है, युवा आगे आए, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तो 15 अगस्त 2024 में संबोधन में, देश के नाम संबोधन में कहा है कि 1 लाख से अधिक युवाओं को आगे आना चाहिए, नए युवा आए राजनीति में, जिससे वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति खत्म हो जाए। मैं तो खुद आह्वान करता हूं कि युवा साथी आगे आए, और आगे आए, मौका मिले उनको, अच्छी बात है। परिवारवाद, वंशवाद से छुटकारा मिले, राजनीति में नई संभावनाएं बने, नए लोग आए, उससे राजनीति भी, ईमानदारी भी आएगी राजनीति में, हर तरह से चेंजेस आएंगे। तो मुझे लगता है कि युवाओं को आगे आना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव में किसी के मन में अगर चुनाव लड़ने की, तो बिल्कुल आजमाना चाहिए। और मैं तो आह्वान करता हूं कि और भी युवा आगे आए, चुनाव लड़ें। जैसे अब मैं आम परिवार से हूं और मैं चुनाव लड़ा तो मुझे मौका मिला, तो ये एक्चुअली ये लोग चाहते हैं कि भाई कोई आम आदमी आगे ना आए, परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि भाई युवा आगे आए, नए साथी आए आगे। और मैं तो आपके माध्यम से आह्वान भी करता हूं कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, युवा आगे आए, एक आम परिवार से आए। मैं तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल उनके लिए, इतनी हॉट सीट पे मैं एक आम परिवार से जीत के आया हूँ, जहाँ ये लोग थोड़ा सोचते थे कि मैं जीत जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां से जीत जाएगा। मतलब ही नहीं होता, 100 कोस तक की राजनीति, क्योंकि घमंड में इतना चूर हो चुके हैं कि
मतलब हर व्यक्ति को, मतलब किसी भी युवा को चुनाव लड़ने से पहले क्या बड़े परिवारों से पूछना पड़ेगा कि हम चुनाव लड़े ना लड़े? वहां भी इन लोगों ने मतलब क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। ऐसा नहीं है। मैं सुदेश जी आपके माध्यम से बड़ा दबंग तरीके से बोलता हूँ, युवा आगे आए और आम व्यक्ति के, आम परिवार को के युवाओं को आगे आना चाहिए, चुनाव भी लड़ना चाहिए। मतलब ये लोग बोलते रहे, ये लोग किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। जैसे पेटवाड़ को लेकर काफी बवाल हुआ था, अभी दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि वो तो मेरा चेला था। तो ऐसी धारणा, ऐसी धारणा बनाकर रखते हैं ये राजघराने के बड़े बड़े युवराज। देखिए, क्योंकि आपका भी बहुत क्लोज रिलेशन रहा है इस परिवार के साथ, बिल्कुल राजनीतिक तौर पर नहीं। भी। देखिए, सामाजिक में हम लोग समाज में रहते हैं, रिलेशन तो आज भी है, सामाजिक रिलेशन तो है ही, पारिवारिक संबंध रहे हैं। मेरे फादर साहब ने ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ बड़ा फैमिली रिलेशन रहा, बहुत अच्छा काम किया। मैंने भी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भी काम किया, अजय सिंह चौटाला जी के साथ भी काम किया, और दुष्यंत जी के साथ तो कंधे से कंधा मिला के काम किया। दुष्यंत जी के साथ तो मैंने हर तरह से, मैं खुले मंच पे बोलता हूं कि हमने मदद की, और वो संबंध आज भी क्यों नहीं रहेंगे? संबंध है, पारिवारिक संबंध है, सामाजिक संबंध है, लेकिन राजनीतिक स्तर पे हम लोग अलग अलग हैं। मेरी आस्था भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, और वो अलग काम करे, इंडिपेंडेंट है हर व्यक्ति, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वो अपनी पार्टी चला रहे हैं। हम लोग, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ तो मेरी आस्था यहाँ है। मैं पहले वहाँ काम करता था तो वहाँ वफादारी के साथ काम किया, आज यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मेरी आस्था हुई। 2019 में मैंने मनोहर लाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी थे, उनकी अगुवाई में मैंने, उनके सानिध्य में मैंने काम किया और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। मेरी आस्था हुई, मैं योजनाओं से प्रभावित हुआ, मनोहर लाल जी से प्रभावित हुआ, तो मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन आपके पिताजी ने करीब 4 दशक की राजनीति आईएनएलडी के साथ की, ओम प्रकाश चौटाला के साथ काफी करीबी रिश्ते उनके रहे। आपका मनोहर लाल जी के संपर्क में आना कैसे हुआ? और कैसे विश्वास जताया कि एक साधारण परिवार से, जो इनेलो का परिवार रहा है, फिर बीजेपी में ले आए, सामने वही बड़े बड़े परिवार, जहां इनेलो परिवार से ही, इनेलो पार्टी से अलग होकर जेजेपी बनाने वाले एक शख्स वहां पर है, दुष्यंत चौटाला मैदान में, जो पिछली बार बहुत अच्छे मार्जिन से जीते भी। देखिए, जब मैं राजनीति कर रहा था 2019 में, मैंने एक जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मैंने एक कार्यक्रम किया था खटकड़ गांव में, बड़ा सफल कार्यक्रम किया था। तो उसके बाद से मैं लगातार, क्योंकि मैं योजनाओं से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित था, क्योंकि वो यहाँ पे जो राजनीति मैंने देखी भारतीय जनता पार्टी में, वो आम व्यक्ति की राजनीति थी। उस राजनीति में और इस राजनीति में बहुत फर्क था। अच्छा। जमीन आसमान का फर्क था। मैंने यहाँ कंफर्ट महसूस किया। मुझे लगा कि भाई यहाँ पे हमारे यहाँ मौके भी मिल सकते हैं, यहाँ है, स्थितियाँ बन सकती है। तो मुझे लगा कि मुझे मौका भी मिलेगा और मैं आम परिवार से हूँ, मान सम्मान भी है, सब कुछ है। तो मैंने, तब तो चौधरी बिरद सिंह का परिवार बीजेपी के साथ, तब कैसे उम्मीद थी आपको कि यहाँ मुझे मौका मिल सकता है? हाँ, मुझे लोग, ये बहुत सारे आम व्यक्ति भी मुझे, जैसे कोई व्यक्ति मुझसे पूछते, बहुत सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया है कि भाई आपने कैसे होप कर ली, कैसे उम्मीद थी कि भाई, क्योंकि जेजेपी में, चौटाला जेजेपी भी साथ में गठबंधन में थी जी। और वहां से चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी वहां थे, तो आपने कैसे उम्मीद? मैंने कहा, क्योंकि एक्चुअली मेरे फादर थे ना जो, वो उन्होंने मुझे, हमारे खून में संघर्ष करना है। मेरे फादर ने बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया मेरे फादर ने। जैसे आस पड़ोस के जो मेरे गांव है, गांव गोवांड है मेरे, बड़ौदा हुआ, खटकड़ हुआ, भोसला, छापड़ा, इन गांव में आप पूछ भी सकते हो कि मेरे फादर ने बहुत ज़मीनी स्तर से काम शुरू किया और लाइफ में बहुत ज़बरदस्त वो था उनका। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो भी आती थी उसको एक्सेप्ट करते थे। अब जैसे मेरे फादर मध्य प्रदेश से ट्रैक्टर लेके आते थे। अच्छा। मेरी माँ बताती, क्योंकि मैं तो उस टाइम था नहीं, मेरा 80 का बोर्न है, ये 70 के आसपास की बातें हैं। वो मध्य प्रदेश से ट्रैक्टर लेके आते थे, तो चला के लेके आते थे ट्रैक्टर। वो सुदेश जी इसलिए लेके आते थे कि साल भर उस पर खेती करते और उसके बाद 1 साल बाद बेचते थे, तो उसमें प्रॉफिट आता था। अच्छा। उस टाइम क्योंकि समय ऐसे थे तो हजारों में बहुत बड़ा काम होता था। तो मेरे फादर फिर जैसे 1-2 साल उसको चलाते, फिर उसको बेचते, फिर मध्य प्रदेश जाते,
फिर मध्य प्रदेश से ट्रैक्टर लेके आया था। बेलारूस ट्रैक्टर था फर्स्ट टाइम जो हमारे घर पे आया, और उस टाइम ट्रैक्टर थे नहीं। मैं ट्रांजिस्टर आया तो सबसे पहले मेरे फादर आसपास के पड़ोसी गांव में भी आप पूछ सकते हो ट्रांजिस्टर लेके आए, तो हमारा पूरा गांव बताते हैं कि एक हमारा जोड़ी वाला अड्डा है मेरे गांव में, मेरा पैतृक गांव है कसून जो उचाना कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो पूरा गांव वहाँ खड़ा होगा आगे, उनकी वेट कर रहा था कि वो रोहतक से ट्रांजिस्टर लेके चतुर्भुज जी आएंगे और उनका वेट कर रहे थे। तो हर तरह का, जैसे टेलीविजन आया तो डोर वाला टेलीविजन होता था, हमारे 80s के आसपास की बात है। तो रामायण आती थी उस टाइम, रामायण बहुत सारे गाँव के लोग हमारे नौरे में आके वो रामायण हमारे घर पे आके देखते थे। मेरे फादर बड़े मॉडर्न, मतलब वो जो चेंजेस आते थे ना जमाने के साथ, चेंजेस उनको एक्सेप्ट करते थे, आगे बढ़ते थे। खेती करी तो बहुत जबरदस्त खेती की उन्होंने, जिस भी फील्ड में वो गए। मेरे फादर उस टाइम 80s के आसपास वो टेम्पो लेके आए थे, टेम्पो होते थे। बहुत अच्छी जमीन मेरे फादर को, मेरे जो हमारी पुश्तैनी जमीन है, बहुत अच्छी जमीन हमें मिली मेरे दादाजी से। मेरे दादाजी से आप पूछ भी सकते हो आसपास में, ये चीज़ें कोई छुप नहीं सकती। मैं प्लेटफॉर्म पे कोई गलत आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। जी। तो अच्छी जमीन मिली, लेकिन वो जमीन खेती, जब तक उनका मूड था खेती की, उसके बाद उनके दिमाग में आई कि भाई टेम्पो लेके आते हो, टेम्पो लेके आए। बड़े खुले मन से बता रहा हूँ मैं। तो टेम्पो लेके आए, टेम्पो पे अब सवारियां जाती थी कसून से जींद जी। तो टेम्पो चलते थे, ड्राइवर रखते थे। उस टाइम टेम्पो किसी ने सोचा भी नहीं था, टेम्पो लेके आए थे अकेले। मेरे पिताजी का टेम्पो ही उस रोड पे चलता था कसून से जींद। तो मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि बड़े जमीनी स्तर से उन्होंने काम किया, और बड़ा वो किसी भी काम को वो छोटा नहीं कर लगाते थे। वो हर काम करके राजी थे। जब तक खेती की बड़े स्ट्रॉन्ग, खेती तो पूरी जिंदगी की, जब तक वो 2011 में एक्सपायर हुए उस टाइम तक खेती की। धीरे धीरे जैसे शुरू में 50-40 एकड़, जैसे हमारे दादाजी से जो ज़मीन मिली थी हमारे को 50 एकड़ के आसपास, उस पर खेती करते थे। फिर ठेके पे भी लेने लगे। तो धीरे धीरे बढ़ते रहे। तो कहते थे कि भाई, मेरे को कहते थे क्योंकि मैं साथ रहता था, मेरे को कहते थे कि भाई जमींदारा मैंने सबसे बड़ा जमींदारा करना आसपास के गांव में। अच्छा। हाँ करते थे, हर व्यक्ति जो उनके से जुड़ा हुआ था, लोग तो उनसे सलाह लेते थे। मेरे को याद है उनसे सलाह लेते थे मेरे फादर से कि भाई जैसे हमारे बाड़ी ज्यादा होती है, कपास की खेती होती है, अभी भी होती है, सुंडी लग गई, अब तो सुंडी लग गई, हाँ सुंडी वगैरह लग जाती थी, तो लोग सलाह लेते थे जी कौन सी पंडित जी कौन सी दवाई डालनी चाहिए। तो मेरे फादर को नॉलेज थी। तो कस्सी पे भी, जब वो कस्सी पे काम करते थे तो गांव गुआंढ कहते थे भाई बहुत जबरदस्त थे वो, हर चीज में परफेक्ट थे, हर चीज में। पॉलिटिकल वो उनका सपना था कि वो, उनका भी सपना था कि मैं राजनीतिक रूप से सेवाएं कर पाऊँ लोगों की, लेकिन वो उनका सपना जिस तरह से वो सोचते थे उस प्लेटफॉर्म उस तक नहीं पहुंच पाए, उस मंजिल तक। लेकिन जितना भी जिए बड़ी मर्दानगी से जिए। लोग कहते भी उनके बारे में, बताएंगे आपको कि कभी मेरी विधानसभा में आपका जाना हो तो जरूर लोगों से बात करना, मेरा निवेदन आपसे। वो बताएंगे कि लाइफ उन्होंने बड़े मर्दानगी टाइप से लाइफ जी, बड़े दबंग थे वो। और लोग कहते हैं कि जी ओम प्रकाश चौटाला जी को भी बोल देते थे, वो इतने दबंग थे। तो वो मेरे फादर के लिए दबंगाई का एक मैसेज। चौटाला साहब के लिए सिपाही की तरह भी खड़े रहे वो, शायद इसलिए इतना बोल भी पाए होंगे, काफी नजदीकी रिश्ते उनके रहे। हाँ, वो खुल के बोलते थे, बता देते थे किसी भी व्यक्ति से की दिक्कत होती, किसी की समस्या होती तो कोशिश करते कि उसका निवारण करें। वो हर व्यक्ति से जुड़े हुए थे। जैसे मेरे गांव गुआंढ है, उनमें आप पूछोगे तो हर व्यक्ति से वो जुड़े हुए थे। उनका फायदा मुझे मिला, बहुत मिला उनका फायदा, क्योंकि मेरे फादर ने जो जुबान की थी वो कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं की लाइफ में। वो सामाजिक आदमी थे, तो उसका, क्योंकि वो हर व्यक्ति जानता है कि मेरे में कुछ कमी होगी या मेरे फादर में कमी होगी, मेरे फादर में कुछ कमी होती तो मेरे चुनाव तक वो प्रभावित होता। लेकिन क्योंकि मेरे फादर भी परफेक्ट थे, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने काम, चुनाव जहाँ जुड़े रहे वो बड़ी वफादारी से जुड़े रहे। फिर मैं भी जहाँ जुड़ा, चाहे वो इनेलो में मैं रहा, चाहे जेजेपी में मैं रहा, मैं बड़ा ईमानदारी के साथ रहा, बड़ी वफादारी के साथ मैंने काम किया। अब जब मैं भारतीय जनता पार्टी की अपनी उनकी नीतियों से प्रभावित हुआ, मैंने आस्था जताई, तो मैं भारतीय जनता पार्टी हूँ, तो मैं बड़े आपके प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ, बड़े वफादारी से मैं काम कर रहा हूँ और लोगों के लिए, आम व्यक्ति के लिए खड़ा हूँ, आम व्यक्तियों के लिए, क्योंकि कंफर्ट महसूस करते हैं लोग, मुझसे मिलते हैं। अभी आप कह रहे थे कि बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे मैं कुछ दिन पहले एलांटे माल में था, 1-2 उदाहरण दूँ मैं, तो मेरे पीछे एस्केलेटर पे 2-3 लोग आए, 3-4 लोग थे, वो पंजाब के थे। वो आप मेरे पास आके कहते हैं कि जी आप उचाना से विधायक हो। मैंने कहा जी हाँ, वो क्योंकि पंजाब मेरे से सट्टा हुआ कुछ इलाका भी है।
तो उन्होंने कहा कि जी आप उचाना से विधायक। मैंने कहा जी। कहते जी हम आपको फॉलो करते हैं फेसबुक पे, तो कहते जी सेल्फी लेंगे। मैंने कहा भाई ले, बहुत बढ़िया है। उसके बाद एक दो हाथ मेरे साथ हो गए हैं, जैसे मैं किसी फंक्शन में जा रहा हूँ तो लोग मुझे दिल्ली में भी पहचानते हैं, गुड़गांव में जाता हूँ तो गुड़गांव में भी, जैसे मैं एक दिन प्रोमिनाड मॉल में था तो मॉल में कुछ लोगों ने पीछे से, मेरा बेटा था तो मेरे बेटे ने मेरे को बोला कि पापा आपको पीछे से कोई बोल रहा है। मैंने पीछे देखा तो कुछ लोग खड़े थे, वो कहते हैं जी आप, जब मैंने चुनाव लड़ा था, जीता ही था बस, चुनाव में महीना हुआ होगा, तो लोग कहते हैं जी हम फोटो करवाना चाहते हैं आपके साथ। तो लेकिन आपको कभी ये नहीं लगा कि हारने वालों की ज्यादा चर्चाएं, भले वो बड़े फेस थे, तो वो जीत की चर्चाएं थोड़ी कम हुई, आपके चेहरे की चर्चाएं थोड़ी कम हुई? आपको नहीं लगता ऐसा? आपको मलाल नहीं इस बात का? नहीं, मुझे लगता है कि मतलब मैं कहूंगी कि हर जगह साधारण परिवार के बच्चों को नुकसान तो होता है, बड़े लोगों के बीच में वो द्वंद्व करने में, युद्ध लड़ने में। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैं परफेक्ट बिल्कुल आपको स्ट्रांगली बताता हूँ। और मैं जैसे ही लोगों के बीच में भी, जो हो सकता है मैं आपके मीडिया चैनल पे या उस पे ना रहा हूँ, लेकिन लोगों की जुबान पे जैसे जो भी, जैसे रिवाड़ी से कुछ लोग यहाँ MLA फ्लैट के नीचे कुछ दिन पहले, 2-2.5 महीने पहले मैं और मेरे ब्रदर खड़े थे, तो कुछ लोग आए, उन्होंने हमारे से पूछा कि जी हरविंदर कल्याण जी का मकान कौन सा है, हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो वो, क्योंकि उनको अब कोठी अलाट हुई है तो कोठी में हो, हमने कहा कि जी कोठी में है वो, अब यहाँ नहीं है। तो 10-12 लोग थे वो, उन्होंने कहा जी कि जी आप कौन हो? मैंने कहा जी मैं उचाना से विधायक हूँ। तो उन्होंने कहा जी, कहते जी उन्होंने मेरे को कहा जी हम तो आपसे मिलने के लिए वो थे, उत्सुक थे। उनमें से पीछे खड़े हुए एक व्यक्ति ने कहा जी मेरे को लग रहा था कि आप उचाना वाले विधायक हो। तो उन्होंने वो चद्दर वगैरह लेके आए हुए थे, उन्होंने वो चद्दर मेरे को सम्मान में दी। कहते जी हम आपसे मिलना भी चाहते थे, आके जी आपके पास एक बार आपसे मिलके बहुत खुशी हुई जी, आपने जी वो वैसे ही वर्ड यूज करते हैं जो आम आदमी यूज करता है जी, बड़े बड़े धुरंधरों को आपने पटकनी दे दी, जैसे आप बोल रहे थे। पटकनी तो वाकई में दी आपने, बड़े बड़े धुरंधरों को ही दी। तो रिवाड़ी का व्यक्ति मेरे को, मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, बड़ा सम्मान, और ये सम्मान मुझे मिला है भारतीय जनता पार्टी की वजह से। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ, ठीक है, मैं एक, मेरे फादर अच्छे व्यक्ति थे, उनका मुझे बेनिफिट मिला, आज तक मिल रहा है, उन पे कोई आज तक कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता, बड़े अच्छे इंसान थे, उनका मुझे बेनिफिट मिला। लेकिन देखिए संभव तो हो पाया भारतीय जनता पार्टी की वजह से। आज मैं फिर कहूँगा कि इतनी बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आई, मुझे मौका दिया। और आजकल खबरों में रहने के लिए आपको पता है कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देनी पड़ती है, एक बार यहाँ भी देख जाएंगे तो आ जाएगी। मैं नहीं मानता कि इस टाइप की चीजें होनी चाहिए। आप कह रहे कि आप, कुछ लोगों का घर तो इसी बात से चल रहा है। नहीं, वो देखो अपनी अपने विचार, अपनी अपनी सोच है, थिंकिंग। मेरे को लगता है कि मैं पॉजिटिव व्यक्ति हूँ। क्योंकि पॉजिटिव इसलिए हूँ क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन भी किया था कि मेरे से कि इतने बड़े लोगों के बीच में आपने कैसे सोचा कि आप, हाँ। अब बहुत सारे लोग मुझे करते हैं क्वेश्चन कि जी आपने कैसे सोचा था कि जी आप करते रहे काम। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, मैं पॉजिटिव माइंड का व्यक्ति हूँ। क्योंकि मेरे फादर से मैंने संघर्ष करना सीखा है, मेरी रगों में है। अब ये बात कोई बड़ा व्यक्ति कहे तो आपको लगेगा कि वो, क्योंकि वो फैलता भी है, लेकिन क्योंकि मैं साधारण परिवार का व्यक्ति ऐसा बोल रहा हूँ तो बड़े बड़े मंच पे वो लोग जाते हैं, हम लोग भाई आम व्यक्ति हैं। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तो सबसे निवेदन भी करूंगा कि आम व्यक्ति, जो युवा है, उनको आगे आना चाहिए। और मैं तो उनका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेटल हुआ है, मैं तो एग्जाम्पल उनके लिए। बिल्कुल। मैं INLD पे आना चाहती हूँ आपसे। INLD का टूटना, फिर JJP का बनना, आप तो उस वक्त INLD में थे, उसके बाद JJP में भी थोड़ा वक्त आपने बिताया जी। मैं अंदर की जो कहानी है वो हमेशा चर्चाओं में रहती है। हर कोई जो उनके साथ जुड़ा हुआ था अपने अपने तरीके से वो चीज एक्सप्लेन करता है। आपको क्या लगा कि इसमें कौन कसूरवार था, क्यों पार्टी टूटी? क्या पहले से इसके ऊपर काम किया जा रहा था? कौन था वो जो इस पर काम कर रहा था बहुत पहले से? वो रीजन क्या था? देखिए, वो उनका एक विषय, पारिवारिक विषय था। मैं उस पे, क्योंकि लेकिन वो पार्टी टूटना तो पारिवारिक नहीं था। नहीं, देखिए हर व्यक्ति की मनसा और इरादे, महत्वाकांक्षाएं, वो एक अलग मैटर है। मैं उसमें मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्योंकि उनका एक पारिवारिक विषय है। और मैं तो खुद लोगों को कहता हूँ कि मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए हर व्यक्ति को, क्योंकि मुझे लगता है कि उस विषय पे मैं बोलना नहीं चाहूँगा।
वो उनका पारिवारिक विषय था, अलग हुए। फिर उसके बाद मैंने जेजेपी में ज्वाइन करना वो स्टार्ट किया काम। दुष्यंत जी ने मेरे को बोला कि भाई आपको आना चाहिए, मेरे पास चाय भी पी। फिर उसके बाद मेरी आस्था इनेलो में रही थी। फिर मेरी दुष्यंत जी के साथ मेरे संबंध भी अच्छे थे, पारिवारिक संबंध रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं अब पॉलिटिकल कुछ गलत स्टेटमेंट दूं या कोई आपको होट कुछ बोल दूं या कुछ आपको लगे कि उस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आपकी चर्चाएं और फिर स्टेटमेंट हाँ वो ऐसा करना भी नहीं चाहिए। मर्यादा में रह के बातें करनी चाहिए व्यक्ति को। आज भी हम सामाजिक तौर पे या पारिवारिक तौर से हम कोई अलग थोड़ा है। समाज है, हमें भी रहना समाज में और हमें आगे भी बढ़ना है, वैसा नहीं है आज। क्योंकि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इस देश के लिए किया है वो मुझे लगता नहीं इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन देवेंद्र जी, इस जीत के बाद आपके ऊपर भी तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र जो आपका है उचाना कलां, वहां से बहुत बड़े बड़े राजनेता निकले और जींद की धरती से तो कितने सीएम निकले, कितने बड़े बड़े नेता तैयार हुए, पर उस धरती का वैसा विकास हुआ, पिछड़ा हुआ जिला रहा। उचाना कलां खुद में विकास बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आता कहीं पर। अब वो जिम्मेवारी आप किस तरीके से पूरा कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे पहले के जो लीडर्स थे वो मुख्यमंत्री से कम अपने आप को आंकते नहीं थे। तो विधानसभा के पटल पे या जहां भी जिस प्लेटफॉर्म पे जो बातें पहुंचनी चाहिए थी वो शायद, मुझे लगता है कि ये मेरी सोच है कि मुझे लगता है कि वो नहीं पहुंच पाई। यमुनानगर रेवाड़ी तक की बातें होती थी, उचाना को भूल गए थे क्योंकि वो स्थानीय मुद्दा भूल गए थे। स्थानीय मुद्दे तो रुल गए और अपने आप को बड़ा लीडर सोच के और वो मुख्यमंत्री से कम ना सोच के वो बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दूसरे जिलों के बारे में सोचने में अपना टाइम व्यर्थ कर दिया। और स्थानीय मुद्दे तो जो मेरी विधानसभा के स्थानीय मुद्दे थे उन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए। अब जैसे छोटी छोटी चीज़ें ही मैं आपको बताऊंगा, बड़ी छोटी चीज़ें लगेगी आपको। हमारे यहाँ मंडी में ना एक जल भराव होता था, तो चुनाव के बाद मेरे साथ, क्योंकि व्यापारी भाई आते थे, जो भी क्योंकि आम रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो व्यक्ति को ज़्यादा प्रभावित करती है जी। तो मैंने वहाँ पे डिस्कस की, मार्केटिंग बोर्ड में अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे बड़ी मोटर लग जाए तो ये मंडी के व्यापारियों ने मेरे को आके मीटिंग के दौरान कहा कि जी हम मंडी बड़ी मोटर लगेगी तो उससे हमारा समाधान हो जाएगा। तो मैंने बरसात के समय से, मानसून से पहले मुझे लगा कि क्योंकि मैं एक आम परिवार से और मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है कि बारिश आओगी, एक दिक्कत होगी, तो मैंने उससे पहले ही कोशिश की कि वहाँ पे जो 50 हॉर्स पावर की मोटर है वो इंस्टॉल हो जाए और जल्दी से जल्दी इससे निजात मिले। अभी उसके बाद एक बरसात हुई जिसमें अभी परसों ही मेरे पास कुछ व्यापारी आए थे, कल मेरे पास 2-3 व्यापारी आए, उन्होंने कहा कि जी पानी नहीं खड़ा रहा, पानी साफ हो गया थोड़ी देर में। तो जो काम पहले 2 दिन में होता था वो 8-7 घंटे में हो जाता है। बरसात को देखो रोक तो नहीं सकते जी। तो अमेरिका जैसी स्टेट जो कंट्री है वहाँ पे पानी जब ओवर पानी आता है, बरसात होती है ओवर, तो फिर पानी तो जमा होता है, लेकिन उसमें कुछ निजात मिल सकती है भाई। 2 दिन में जो पानी निकलेगा 1 दिन में निकलेगा, 8-7 घंटे में हमारे को निजात मिल जाए समस्याओं वाला। उसके बाद फिर एक और एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। एक हमारे यहाँ लगना था ये कांडा, तो नई मंडी में हमारे कांडा लगना था। मैंने बड़ा सीरियसली उसको लिया, कोशिश की कि उसको हम ना सीजन से पहले उसको रनिंग में ले आए। तो मैं रनिंग में वो आ गया और हमने उसको, बड़ा छोटा सा, देखने में बड़ा छोटा सा लगेगा आपको और लोग ये बोल भी सकते हैं, आम लोगों से जुड़ी हुई चीजें हैं, समस्या रोजमर्रा की समस्या। जैसे ही मेरे पार्टनर है संदीप चहल जी, मेरे भाई हैं, उनकी मदर एक्सपायर हो गई, हमारी माता जी एक्सपायर हुई, तो मैं बैठने चला गया। तो वहाँ कुछ चौधरी साहब बैठे थे, तो मैं जैसे ही वो बैठा तो कहते पंडित जी ये काम बढ़िया कर दिया तने। मैंने कहा कि बोले कांडा लगा दिया। बोला कहते हैं कि जी पहले क्या हालात ये थे कि हम एक बार गेहूं का गेड़ा मार का आकर दे, गेहूं घेर का आकर दे मंडी में, तो हमारे को 2-2.5-3 घंटे लग जाते थे, जाम लगते थे। तब यहाँ ये पहले कांडा वहाँ था, वहाँ से तो लोग है फिर यहाँ आया करते, तो वहाँ पे भीड़ होती थी, जाम लगते थे। वो कहते जी 4-5 घंटे लग जाते थे। अब हम 15 मिनट में उचाना गेहूं डालकर मंडी में 15 मिनट में वापिस आ जाए। तो मेरे को बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आई। बड़ा है छोटा सा काम, लेकिन एक किसान से जुड़ा हुआ और एक आम आदमी से जुड़ा हुआ काम है, रोजमर्रा का काम है। और उचाना मंडी छोटी सी जगह है, आसपास में सारे गांव, और वैसे भी कहते हैं कि वो किसानों की मंडी है, वो
ठेठ वो व्यापारियों वाली मंडी नहीं है। हाँ, हमारी कपास मंडी के हाँ। नाम से, हाँ, कपास ज्यादा होती थी हमारा, क्योंकि एरिया कपास का है, बाड़ी हाँ का जी, है, तो कपास ज्यादा होती थी। अब तो बहुत टाइम बदल गया। मेरे फादर ने 70 के आसपास ट्यूबवेल लगाया था। पानी की हमारे बहुत किल्लत रही है, टोटा है हमारे पानी उराकल का। हेड को लेके भी बहुत हाँ, डिमांड है, वो मैं लंबे बताऊंगा टेल तक आपको पानी कि नहीं आता। जी, वो भी वो एक लोग विषय आपके है। अपोनेंट ही बोल रहे थे कि आप रिक्वेस्ट, आपके वो साथ पढ़े लिखे हैं, स्कूल से लेके कॉलेज तक का सफर रहा है, वीरेंद्र घोगड़िया जी, वो भी मुझे बोल के गए थे अपने पॉडकास्ट में कि कभी आए वो तो उनको बोलना कि वो विधानसभा में ये मुद्दा उठाएं। देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ और मैंने टोटा देखा पानी का। मेरे फादर ने भी देखा। मेरे फादर हमेशा कहते थे कि भाई हमारे को पानी इतना, हमारे पास पानी की ही कमी रही है। हमारे यहाँ क्या है सुदेश जी, हमारे यहाँ चोआ जो है 120 से ऊपर हमारे चोआ होगा, और हमारे यहाँ ट्यूबवेल जो है 800 फीट पे भी पानी वो है, नुआए पानी है। उन नुआए पानी में क्या है कि हम लोग खेती है जो जीरी बोली, जीरी तो अभी होने लगी है, जो अभी हमारे ट्यूब पानी हुआ है, ये नुआए पानी हुए हैं। इसके बाद क्योंकि नहरी पानी की हमारे कमी है, टोटा है हमारे पानी का, ये बिल्कुल ठीक बात है। और उसी वजह से मेरे फादर का भी सपना था कि भाई हम लोग पानी, हमारे नहर का पानी पूरा आवे। उसमें क्या है कि हमारे यहाँ पहले तो बाड़ी होती थी, बाजरे हो गए, बाड़ी हो गई। मेरे फादर तो ये बताते थे कि हमने ऐसा टाइम भी देखा, मेरे फादर ने देखा, खैर हमने नहीं देखा, क्योंकि उस टाइम में मेरे फादर बताते थे कि खड़े ईख में हमारे गन्ने की खेती होती थी, खड़े ईख में आग लै जा कर दे में वे इसलिए लगा देते थे क्योंकि तो लेबर की कॉस्ट होती थी, छुलाई करा कर दे उसको, और ट्रांसपोर्टेशन लगाते तो दोनों को लगा के उसका खर्चा पूरा नहीं होया करता। ऐसे टाइम था, देखा साथ साथ पेमेंट नहीं होती थी, मिल में पड़ा रहता पेमेंट था। भी छोड़ो आप, क्योंकि टोटा होया करता, उसको बेचने में टोटा था, तो फिर मैं खड़े ईख में आग ला देंगे। ऐसे टाइम थे, मेरे फादर बताते थे, ऐसा टाइम हमने देखा है, तो बड़ा टिपिकल टाइम था। अब तो बल्कि पानी हुआ है। मेरे फादर ने 70 के आसपास पहला ट्यूबवेल लगाया था, आसपास के गांव गुआंढ में भी। उसमें सुदेश जी बहुत जहर पानी था, कड़वा पानी था, क्योंकि हमारा पानी अच्छा नहीं है। तो मेरे फादर ने वो इतने पानी के टोटे हुए, हमारे पानी नहीं था कि वो मेरे फादर ने वो कुआं भी पक्का करवाया था, और वो जहर पानी भी लगाया करते हैं जमीन में। पानी था नहीं, तो होप थी कि भाई शायद इससे फसल हो जाए, उम्मीद पे थे। तो धीरे धीरे अब तो खैर वापस में बदला है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हुई है। अब तो हमारे यहाँ फसलें होती हैं, जीरी भी होती हैं। अब हमारे यहाँ तो जीरी का सोच भी नहीं सकता कोई। अब तो हमारे मेरे पैतृक गांव में मारू गांव है हमारा, मेरी जमीन मारू जमीन है हमारी, लेकिन आज हमारे यहाँ तो 80% जीरी होने लगी। लेकिन तो धीरे धीरे पानी भी, अभी हम उस विषय पे भी, जैसे आपने बताया कि वीरेंद्र भाई ने बोला कि आप बात करना, मेरा सबसे बड़ा पहला विषय ये था कि मैं पानी लेके आऊं, और किसान का बेटा हूं, मेरा दायित्व भी बनता है। ये कोई एहसान नहीं कर रहा मैं, मेरी हमारी जो उचाना की जनता, इस पे एहसान थोड़ा है कि मेरा दायित्व भी बनता है, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया सेवा का, उनका सेवा करने का फर्ज बनता है मेरा। तो मैंने सबसे पहले विधानसभा पटल पर एक आम किसान की आवाज़, हमारे किसान भाइयों की आवाज़ उठाई, डाकल हेड का मुद्दा उठाया। साथ में फिर मैंने बरसोड़ा माइनर का मैंने पानी के लिए कि हमारे को 7 दिन की बजाय 15 दिन 14 दिन हमारे को पानी मिले, उन विषय पे हम आगे बढ़ भी रहे हैं। क्योंकि देखिए, पानी एक ऐसा विषय भी है, जब पानी होगा जब ही मिल पाएगा, आप भी समझते हो इस बात को। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहे हैं, और जो हमने वादे किए थे, मैं कोशिश में उस लगन से, बड़ी लगन के साथ लगा हुआ कि जो वादे किए वो पूरे भी करें। लेकिन स्कूल कॉलेज, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर, उसको लेकर क्या रोड मैप है आपका उचाना कला के लिए? क्योंकि मेडिकल कॉलेज तो जींद शिफ्ट हो गया था, पहले ये डिमांड पूरी हो गई थी, उचाना के लिए कोशिश की गई, लेकिन वो जींद चला गया। अभी कोई ऐसी डिमांड जो आपने रखी है वहाँ? बिल्कुल, IMT हमारे यहाँ, क्योंकि हमारी विधानसभा के गाँव जो हैं हड़ेवा, नगूरा, और ये गाँव जम्मू कटरा और 152 से लगते हुए सटते हुए गाँव हैं, तो IMT मुझे लगता है कि हम लोग कोशिश में है कि यहाँ पे IMT आए, और मुझे लगता है कि हम कामयाब भी होंगे। और IMT का जो डिस्कशन है वो चल रहा है, और IMT के लिए मेरी पूरी, क्योंकि युवाओं को रोज़गार मिलेगा, उससे हमारी इंडस्ट्री डेवलप होगी, यहाँ रोज़गार के साधन बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि IMT हमारा सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो आएगा यहाँ, और अभी उसी संदर्भ में हम आगे भी बढ़ रहे हैं, प्रपोजल चला हुआ है, और कामयाब होंगे। मैं फिर से चुनाव पे लेके जाना चाहती हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे पहलू इस चुनाव के निकल के आए थे।
जो विश्लेषण करने बैठे वो लोग कि कैसे जीत सकती है बीजेपी यहाँ से, कैसे यहाँ बीजेपी का उम्मीदवार जीत सकता है। जाति समीकरणों को भी साथ लिया था हमने पहले, आपने कहा कि जाट नॉन जाट वाला एक जहर वो घोला गया था 2-3 दिन पहले। लेकिन एक बात ये भी राजनीतिक विश्लेषण करते हुए हम सोचते हैं कि इसी धरती पर जींद में, हिसार में जो सिरसा अपनी बेल्ट है, बांगड़ जो बेल्ट है, यहाँ पर किसान आंदोलन, पहलवानों के आंदोलन का बहुत बड़ा असर था और तब करके लग रहा था कि यहाँ पर बीजेपी हो सकता है खाता भी ना खोले। आपको कितना असर लगा? चुनाव तो कहता है कि असर नहीं था, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो जो वोट था वो बंट गया तो इसका फायदा बीजेपी को मिला। गुस्सा था लोगों में किसान आंदोलन को लेकर या फिर पहलवानों को? मैं आपको इसका एक बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है यहाँ पे हरियाणा में, मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि विधानसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव है जहाँ पे लोग त्रिकोणीय मुकाबले, चौकोणीय मुकाबले, बहुकोणीय मुकाबले होते हैं। किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी को उठाओ, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे कांग्रेस जीती है, जहाँ पे बीजेपी हम लोग जीते हैं, वहाँ पे बहुकोणीय मुकाबले, चौकोणीय मुकाबले, त्रिकोणीय मुकाबले हुए हैं। इस बार तो बहुत ज्यादा थे। देखिए, एक विधानसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जहाँ पे हर व्यक्ति अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। वो चाहता है कि भाई मेरी उपस्थिति दर्ज हो। और बहुत सारे युवा साथी है जो चुनाव लड़ने की इच्छुक होते हैं, तो वो चुनाव लड़ते हैं, अपने आप को अपना भाग्य आजमाते हैं, और आजमाना भी चाहिए। तो इस टाइप से मुझे लगता है कि किसान आंदोलन का असर, क्योंकि मेरी विधानसभा में एक इश्यू भी रहा है कि अब किसानों के लिए कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं हमारी हैं। अब आप देखिए, किसानों के लिए पूरे देश में हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहाँ 24 फसलें MSP पे। आपको क्या पता नहीं? वो क्योंकि मैं किसान पुत्र भी हूँ तो मुझे लगता है कि लोगों ने विश्वास जताया मुझ पे और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे विश्वास जताया, और कुछ बेनिफिट मेरे फादर का हुआ। लेकिन जो किसानों के हित में जो कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं मानता हूँ कि जो हम लोग काम कर रहे हैं ये विपक्ष का फैलाया हुआ जो था, और लोग अब धीरे धीरे समझने लगे हैं। ऐसा नहीं है, किसान हमारे साथ हैं और किसान भाइयों की हम कद्र करते हैं। किसान भाई, क्योंकि किसान समृद्ध है तो देश समृद्ध है। किसानों का समृद्ध होना तो सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, और किसान भाइयों के हमारे साथ सरकार खड़ी भी हुई। लेकिन खाद का संकट तो अभी भी दूर नहीं हो रहा। इसको लेकर विपक्ष में मुद्दा बनाता है, आम लोग भी परेशान होते हैं। कहीं पर कालाबाजारी होती है, स्टॉक रखा जाता है, उसको मार्केट में दूसरे तरीके से पहुंचाया जाता है। देखिए कि सरकार, पीछे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, विधानसभा सत्र के दौरान भी ये मुद्दा उठा, और उसमें हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। और जो भी खाद की जो कमी है वो पूरी हो रही है और पूरी कर भी रही है। हमारा सरकार का दायित्व भी बनता है, और ये इस पे जो भी काम है वो चल रहे हैं। सरकार निरंतर उसमें प्रयासरत है कि खाद की कमी ना रहे। एक बहुत गंभीर समस्या हम पिछले लंबे वक्त से वैसे देख रहे हैं, लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिससे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है लॉ एंड ऑर्डर पर। स्पेशली जींद का जो अपना इलाका है, वहाँ पर एक के बाद एक क्राइम हो रहा है। और जब हम आज यहाँ बैठे तब भी गुरुग्राम में एक बहुत खतरनाक तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है। एक शख्स को मारा गया, उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या वो वाकई में फाजिलपुरिया से संबंधित है। ये क्राइम का इतना बढ़ना क्या फेल्योर है ये सरकार का? नहीं, देखिए, आप हमारे सरकार पे जो बोल रहे हैं उनको उनके समय में देखिए और हमारे समय में देखिए, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ भी हुई है। मुझे लगता है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है, और उस पे कानून अपना काम कर भी रहा है, पुलिस भी। और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दिए हमारे ने कि भाई, या तो बोला भी उन्होंने, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं कि या तो अपराध छोड़े या फिर हरियाणा छोड़े। मुझे लगता है कि उस संदर्भ में काम चल रहा है और पुलिस अपना काम कर भी रही है। धीरे धीरे चीज़ें, क्राइम को ख़त्म करने का हमने जो हमारी सरकार ने जो वादा किया है वो 100% पूरा। विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है कि अभय सिंह चौटाला को धमकी मिली, उसके बाद दिग्विजय चौटाला को धमकी मिली, कि जब ऐसे बड़े VIP लोगों को धमकी मिल सकती है फिर आम लोग कैसे अपने आप को महसूस करेंगे? नहीं, देखिए, बिल्कुल ठीक बात आपकी। मैं तो इस विषय में ये कहूँगा कि हमारी सरकार, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो सभी SPs को, सभी पुलिस अधिकारियों को आदेश भी दिए हैं और कहा है कि ये क्राइम जो है बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। और हमारा दायित्व बनता है, हमारा सरकार का है भी, फ़र्ज़ भी बनता है कि क्राइम ख़त्म हो, हमारी जो स्टेट है वो क्राइम फ्री हो, और उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार काम भी कर रही है।
अब हम जानना चाहते हैं देवेंद्र चतुर्भुज अत्री जी की पर्सनल लाइफ को। आपके बारे में एक बहुत दिलचस्प बात मुझे जो पता लगी, आपकी टीम से पता लगी थी, जो रेयर होता है किसी पॉलिटिशियन के अंदर, कि आप अल सुबह उठ जाते हो, बहुत तड़के तड़के उठ जाते हो। नेताओं की नींद तो 10-11 बजे तक खुलती है। एक्चुअली मेरे फादर से हमें वो आदत मिली है। हम लोग जैसे 3 भाई हैं, 4 बहनें हैं, तो हम पूरा परिवार ही ऐसा हमारा, मेरे तीनों भाई, हम तीनों भाई भी और हमारी 4 ही बहनें भी, हम आदत ऐसी बनी हुई है कि हम लोग 4 बजे उठ जाते हैं। मेरी बहनें भी ऐसे ही हैं। और मैं ताज्जुब होगा आपको कि हम लोग आज भी, मेरी 4 बहनें, हम 3 भाई हैं, ज्वाइंट फैमिली हमारी आज भी। ज्वाइंट का मतलब ये है कि बहनें चलो अपने घर चली गई, लेकिन रिश्ते निभाए जा रहे हैं, बहुत गहरे मतलब हैं। बहुत बहुत ज़्यादा गहरे हैं। हाँ। मेरी मदर है, मेरी मदर ने, अब जैसे एक बहुत ऐसा समय होता था कि चूल्हे पे काम करना होता था। उस टाइम चूल्हे थे, गैस सिलेंडर वो तो थे नहीं। तो उस टाइम मेरे एक बार गुआंढी बतावे हैं मेरे को कि भाई मेरी मदर की जो बड़ाई करते हैं, कहते हैं कि जी एक बार अजय चौटाला जी आ गए थे बिना बताए। उस टाइम टेलीफोन वोन तो है नहीं करते, मोबाइल नहीं थे, तो उनके साथ लगभग 100 लोग भी और भी आ गए। तो मेरी मदर ने एक चूल्हे पे उनके लिए, सबके लिए खाना बनाया था। तो मेरी मदर जो है बहुत ज़्यादा, मतलब इतना गांव गुआंढ में उनका बहुत बड़ा नाम है। और मेरे फादर के पीछे अगर उनकी कामयाबी में सबसे बड़ा जो रहा, मेरी माँ का रोल रहा। क्योंकि घर आए हुए किसी भी व्यक्ति को उन्होंने चाय पिए बगैर नहीं जाने दिया। उनका जो रसोई थी उनकी, कहते हैं कि भाई पूरा दिन किचन चला करती उनकी। मेरी मदर ने बहुत काम किया, खेतों में भी काम किया मेरी माँ ने। मेरी वाइफ और ने तो अभी स्ट्रगल किया है चुनाव के दौरान। मेरी मदर ने तो बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी मेरे फादर की। मेरे दादाजी ने इतनी जिम्मेवारियां नहीं संभाली। मेरे फादर को मेरी दादी जी ने 15-16 साल की उम्र में जिम्मेवारियां दे दी थी, चाबी सौंप दी थी घर की, बेटा तू संभाल। मेरे दादाजी पहलवान थे। अच्छा। तो उनका इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। तो मेरे पिताजी ने फिर गृहस्थ जीवन में मेरे पिताजी ने सब कुछ संभाला। मेरे चाचा जी, मेरे फादर और 3 भाई हैं, 3 भाई, एक एक्सपायर हो गए थे, उनके दिल में छेद था उस टाइम, क्योंकि इलाज नहीं होते थे तो उनको दिल्ली दिखा के लाते थे। मेरे पिताजी ने खूब मतलब वजन था उनके ऊपर परिवार का, पूरी फैमिली का। मेरे चाचा जी हैं, वो टीचर हैं, रिटायर्ड। तो मेरे चाचा जी और भी बताते हैं कि मेरे फादर में एक्चुअली, जैसे आप अभी पूछ रहे थे कि आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, लोग भी कहते हैं मेरे को कि आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। क्योंकि ये जीन का भी फर्क होता है। जीन जो है, जैसे मेरे फादर से मेरे को स्ट्रगलिंग वाली वो चीज़ें मिली, और स्ट्रगल किया। मेरे सामने बड़े बड़े, आप बताते हो, धुरंधर थे। धुरंधर भी एक, ये जो जनता है ये ही बनाती धुरंधर, कोई माँ की कोख से पैदा होके नहीं आता। ये जनता ही तय करती है किसको चढ़ाना है, किसको गिराना है। और मैं तो कहता हूँ कि जनता सर्वोपरि है। मैंने तो विधानसभा पटल पे भी बोला था कि जनता सर्वोपरि, जनता से ऊपर कुछ नहीं। और वो ही तय करते हैं किसका भविष्य अच्छा है, किसका बुरा है। और मुझे लगता है कि कर्म भी बहुत कुछ मायने रखते हैं, क्योंकि मैं सनातन धर्म से हूँ, तो धर्म के प्रति हमारी आस्था है। और मैं बिल्कुल आपके मंच से बताना चाहूँगा कि कर्म आपके बहुत, भाग्य भी आपका, पॉजिटिव जो चीज़ें होती है, भाग्य का भी रोल होता है, कर्म का भी रोल होता है। मेरे फादर के बाद मैंने जब से संभाला, चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, मैंने कभी किसी से पीछा नहीं दिखाया। मेरी लाइफ में मैंने कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं की, कभी किसी को साथ लिया तो कभी किसी को छोड़ा नहीं। जिसका हाथ पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया, कभी किसी को छोड़ा नहीं। जब मैंने राजनीतिक रूप से दुष्यंत के साथ था, दुष्यंत जी के साथ था, तो उनका भी हाथ कस के पकड़ के रखा, वफादारी करी। जहाँ भी रहे हम, चाहे वो सामाजिक रूप से रहे, चाहे राजनीतिक रूप से रहे, हमने कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं की। और मेरे लिए, क्योंकि मैं ऐसे फादर से मुझे मिला है सब कुछ, तो मैं उनसे भी सीखा हूँ बहुत कुछ, कि भाई लाइफ में ईमानदारी से बड़ा कोई काम नहीं। ईमानदार रहिए आप, वो परम पिता परमात्मा आपको फल भी देगा, सब कुछ मिलेगा। आप अपने कर्म अच्छे करिए बस। हो सकता है कि समय लगे, क्योंकि मेरे फादर ने जो सपना देखा था वो मैंने पूरा किया है। और वो मेरे फादर भी विधायक, उनके भी मन में थी, राजनीतिक इच्छाएं उनकी भी थी, और होती है। ऐसा नहीं है कि भाई राजनीतिक रूप से आदमी चाहता है कि वो आगे बढ़े, विधायक बने, मेंबर पार्लियामेंट बने,
लेकिन बीजेपी में हम जब बात भी करते हैं लोगों से राजनीति, बीजेपी में ज्यादातर लोग आईएनएलडी से ही आए हुए हैं। हाँ उनका देखिए, बैकग्राउंड स्कूलिंग उनकी आईएनएलडी की ही है। देखिए वो व्यक्ति की आस्था की बात है। हर व्यक्ति की अपनी एक संभावनाएं हैं, आस्था है, वो कहाँ पे उसका मन लगता है, कहाँ पे वो कंफर्ट जोन में जाता है। जैसे मैं हूँ, मैंने वहाँ भी किया काम तो वहाँ भी ठीक किया, यहाँ भी हूँ तो मैं, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूँ, खुले मन से कहता हूँ कि मैं, जब मेरे फादर ने 30 साल वो लड़ाई लड़ते रहे राजनीतिक रूप पे, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। उनका सपना रहा जो भारतीय जनता पार्टी ने, मेरे फादर का सपना भी पूरा हुआ। अगर सपना पूरा हुआ तो सिर्फ और सिर्फ कारण एक ही है, भारतीय जनता पार्टी। आप अपनी जो विधायकी से आपको सैलरी मिलती है, जो पैसा मिलता है, वो आप गरीबों में देते हैं, कैंसर पेशेंट को देते हैं, ऐसा है? बिल्कुल कहाँ खर्च करते हैं आप? तो मैं ये कोई एहसान नहीं कर रहा उन पे, मेरा दायित्व बनता है कि कर तो रहे हैं। हाँ मैं करता हूँ, क्योंकि मैं इमोशनल व्यक्ति हूँ, बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूँ मैं आपको। कोरोना के टाइम में भी ऐसे एग्जाम्पल है कि मैं कोरोना के टाइम में चंडीगढ़ आता था। मेरी सिस्टर है यहाँ चंडीगढ़ में, मेरे जीजा जी सरकारी अधिकारी हैं, तो मैं यहाँ आता था तो एक यहाँ पे मैकडोनल्ड्स आता है जी। मैकडोनल्ड्स के पास बहुत सारे बच्चे, ज़रूरतमंद बच्चे खड़े होते हैं। वहाँ पे कुछ लेडीज़ भी होती है, हमारी बहनें भी होती हैं। तो मैं, कोरोना का समय था तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो मेरे बेटे मेरे साथ थे, तो बर्गर खा रहे लेने के लिए उतरे, तो बच्चे वहाँ थे। तो मेरे साथ मेरा जो साथ में जो काम करता, मेरे अशोक है एक लड़का मेरे साथ मेरा, तो वो हम लोग खड़े हुए थे, हम बर्गर ले रहे थे, तो हम अंदर घुस के बर्गर की लाइन में खड़े थे। मैंने शीशे से देखा कि कुछ बच्चे भी बाहर खड़े हैं और वो डिमांड थी उनकी कि भाई बर्गर खाएं। तो मैं बाहर गया और मैंने कहा बर्गर खाओगे? कहते जी खाएंगे अंकल, खाएंगे बर्गर। मैंने कहा चलो तुम्हारे को अंदर बिठा के खिलाता हूँ। तो मुझे उन्होंने कहा कि अंदर नहीं जाने देंगे बच्चों ने। तो मैं मैकडी के अंदर गया और मैकडी में जाके मैंने, जो वहाँ पे मैनेजर था, मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि भाई हम लोग इनको अंदर खिलाना चाहते हैं बिठा के। तो मैंने उनको अंदर बुलाया, उनको अंदर बिठा के उनको बर्गर खिलाया। और निरंतर अब जब भी मैं आता हूँ, जब भी मुझे, ऐसा नहीं है कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से झूठ बोल दूँ, या क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं झूठी वाहवाही लूटूँ। मुझे जब भी लगता है कि मुझे जाना है और मैं चला जाता हूँ उनके पास, और मैं मैकडी के अंदर या पिज़्ज़ा विंग्स के अंदर, जब जहाँ भी लगता है तो उनको वहाँ पे अंदर बिठा के मैं उनको खाना, मेरे को अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है मेरे साथ। अब जैसे स्कूल है हमारे, मैं बहुत सारे राजनेताओं से बात करती तो वो ऑफ कैमरा बात करते, कहते कि राजनीति में रहते रहते लंबे दौर तक ना चाहकर भी संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं, इमोशंस खत्म हो जाते हैं। कहते ये जगह ही ऐसी। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैं जब से विधायक बना हूं मेरे इमोशंस और भी एक्टिव हो गए, क्योंकि कुछ लोग उसको पॉजिटिव लेते हैं कि आप कुछ और ज्यादा कर पाते हो, और भी ज्यादा इमोशनल हो गया मैं। लोगों के लिए कर भी तो पाते हैं, आपको पावर ही तो मिलती है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए राजनीतिक रूप से, जब तो इच्छा यही तो होती है कि मैं सामाजिक रूप से कर रहा हूँ तो राजनीतिक रूप से भी करूँ। अब जैसे मैं एक दिन वहाँ मैकडी पे खिला रहा था, तो मैकडी पे खिलाते खिलाते कोई दैनिक भास्कर से कोई पत्रकार था वहाँ पे, हम लोग मनाली जा रहे थे, मेरे बच्चे भी साथ थे, मेरी वाइफ भी साथ थी। हम खिला के बाहर निकले तो मेरे स्टाफ से उन्होंने पूछा होगा कि ये कौन व्यक्ति है, तो उसको लगा कि वो प्रभावित हुआ, तो उसने मेरे से, वो जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा तो वो आया, कहता है जी आपके जैसा व्यक्ति नहीं देखा था, आप ऑन कैमरा आप वीडियोस वगैरह क्यों नहीं बनाते, आप हमें बुलाना। उन्होंने मेरे को नंबर भी शेयर किया, लेकिन आज तक मैंने नहीं बुलाया। पहले मैं नहीं, इस टाइप की वीडियोस वगैरह में पहले नहीं करता था। लेकिन दो चीजें होती है, एक तो ये कि आप दूसरों को भी इंस्पायर कर, दूसरा ये कि आप वाह लूट रहे हैं। अभी मैं आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी मैं 2-3 महीने से मैं जो काम करता हूँ, जो सामाजिक रूप से, जो ताकि लोग इंस्पायर हो, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको डालूं। पूरी तो नहीं डाल पाता क्योंकि मेरा वीक में एक दिन फिक्स है मेरा, मैं जरूरतमंद लोगों के पास जाता हूँ, उनके साथ जो भी मैं मेरे हाथ से कर पाता हूँ। जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जैसे बुक्स दे दी, या जो भी मेरे से, मतलब स्कूल भी है ना 2। हाँ मैं स्कूल में, गरीब बच्चों को हाँ जी पढ़ाता हूँ मैं। बिल्कुल आपके माध्यम से बताता हूँ कि मैं तो गांव में, जैसे बड़ौदा, खटकड़ी मेरे आसपास के गाँव, उनमें तो मैं बुनियादी भी कराता हूँ कि भाई
कोई गरीब बच्चा और जो पढ़ने का इच्छुक हो हमारे स्कूल में आके पढ़ो। तो इसमें हर्ज भी नहीं है, करना चाहिए व्यक्ति को। जो कोई वंचित परिवार है, वंचित बच्चे हैं, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, आगे निकल सकते हो। हमारी सरकार ने तो ये दिखाया भी है, हमारी सरकार ने दिखाया है कि गरीब बच्चे क्या नहीं कर सकते। बड़े बड़े पद जो पहले की सरकारों में, आपसे कुछ छुपा थोड़ा है, पहले की सरकारों में क्या होता था? पहले की सरकारों में लिस्ट बाद में लगती थी, पहले अखबारों में नाम आ जाते थे, जी फलाना मंत्री का भतीजा है, फलाना विधायक का बेटा है, उस अधिकारी का बेटा। ये चीजें पहले होती थी, लेकिन हमारी सरकार ने इन पे अंकुश लगा दिया, सब कुछ इतिहास बनाया है। हमारे पूर्व के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने बिना पर्ची बिना खर्ची जैसा इतना बड़ा इतिहास रच दिया, और उनको फॉलो करते हैं हम, तो उनसे सीखते हैं। जैसे लेकिन मैं आपको रोक रही हूँ, बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी, लेकिन हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मीनू बेनीवाल जिससे मेरी बात हुई थी, वो लाइब्रेरी चलाते हैं बहुत सारे स्कूल्स में और बड़े स्केल पर चलाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आगे से किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू करो तो ये जरूर पूछना कि क्या उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने गाँव में कहीं कोई लाइब्रेरी खुलवाई है, अगर नहीं खुलवाई तो उनसे प्रॉमिस करवाना कि कम से कम किसी एक गाँव में तो लाइब्रेरी खुलवा दें। और ऐसा करते करते कितनी लाइब्रेरी खुल जाएंगी, कितना बड़ा बदलाव होगा ये। और आपके भी काफी करीबी हैं। देखिए, मैं मीनू बेनीवाल जी को बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र हैं। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है लाइब्रेरी, क्योंकि युवाओं के लिए, हमारे युवाओं का भविष्य है लाइब्रेरी जी। तो मैं तो आपके माध्यम से बताऊंगा कि मैं अब जैसे हमारे पास ग्रांट आई है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि लाइब्रेरी बने। और लाइब्रेरीज के लिए मैं अभी आपको आपके प्लेटफॉर्म से बता रहा हूँ कि मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं झूठ बोल दूँ। इक्विपमेंट जैसे एसी वगैरह है, जब मैं विधायक नहीं था तो मैंने बहुत सारे गांव में जैसे एसी दे दिया या इक्विपमेंट दे दिया, बुक्स दे दी, ये काम मैं करता रहा हूँ निरंतर। अब जैसे मेरे पास राजनीतिक रूप से ऐसी स्थितियां बनी हैं कि हम लोग ग्रांट दे सकते हैं, तो हम लाइब्रेरी की ग्रांट, मैं चाहता हूँ कि 66 गांव मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, 65 विद मंडी 66 हो जाते, तो वो पूरे के पूरे गाँव में लाइब्रेरी हो। और कम से कम मुझे तो लगता है कि आजकल क्योंकि व्यक्ति इधर जाना पसंद नहीं करता, उधर जाना नहीं पसंद करता, तो मैं तो चाहता हूँ कि जो हमारी जो चौपाल है, इन चौपालों में भी लाइब्रेरी की व्यवस्था हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। वहाँ पे हम लोग टेबल वगैरह जो भी इक्विपमेंट होते रखे जाए, और वहाँ से बहुत बढ़िया बच्चों को मौका भी मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है उनको। तो मेरा ये भी राय रहेगा कि मैं जैसे कोई चौपाल दे, अपनी हॉल बनाया और वहीं पे लाइब्रेरी, उससे क्या है कि एक तो जमीन की कम अलग से जमीन भी लेनी पड़ेगी, हाँ। एक वो बिल्डिंग भी काम आ सकती है। बिल्कुल। तो मैं अभी उस पे आगे हम लोग बढ़ भी रहे हैं, और मैं बड़े भाई साहब मीनू बेनीवाल जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया सामाजिक काम वो कर रहे हैं, आगे बढ़े, उनको भी भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ मैं। देवेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद के साथ आपको विधानसभा तक पहुंचाया है, असंभव को संभव किया है वहां की जनता ने। कहते हैं कि जनादेश होता है, और जो आदेश है वो सर माथे, और वो सर माथे के बाद बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर आ जाती है। आप उस जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा करें, और उचाना कला जींद का वो हिस्सा, एक विधानसभा क्षेत्र जींद जिले को कहा जाता है पिछड़ा हुआ है, वो जो एक टैग है वो हट जाए वहां से। थैंक यू सुदेश जी, आपने मुझे, फिर कहूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आप बोला कीजिए, मैं तो कहती हूँ कि आप बोला कीजिएगा, आपकी चर्चाएं हो, अच्छी बातों पर चर्चाएं हो। आप काम ऐसा करें कि बार बार हम आपके पास आए, पॉडकास्ट करें, पूछें, आपसे बातचीत करें। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।